हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रैडल। सो आप सभी को पता है हम लोगों ने एग्जाम्पलर की सीरीज शुरू करी है क्लास 11th के लिए, चैप्टर 1 सेट्स के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स, राइट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ऑल दी सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी we have to tell whether is a minus b intersection c minus b is equals to a intersection b minus c. Okay, so we have to justify whether this statement is equals to this or not. So हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमको इक्वालिटी शो करनी होती ना, तो एक बेसिक सा फ्रेमवर्क हमें डिसाइड करके रखना है माइंड में, क्या कि अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है ना, तो हमें दिखाना है कि ये सेट इसके अंदर कंटेन है और ये सेट इसके अंदर कंटेन है। अब वो कैसे दिखाएंगे, मतलब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट उठाना है इस वाले सेट का और मैं शो कर दूंगी कि वो इस सेट के अंदर है। इसी तरीके से एक एलिमेंट उठाऊंगी इस सेट का और वो शो कर दूंगी वो इस वाले सेट के अंदर है, ठीक है। तो पहले हम वन साइडेड प्रूफ करेंगे। क्या लेके चलना है, फर्स्ट वी विल शो दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस b is contained in a intersection c minus b, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, कोई एक एलिमेंट उठाऊंगी इस पूरे सेट का, ठीक। तो मैंने क्या किया, लेट x बी एन एलिमेंट बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस b, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये x a माइनस बी के अंदर भी होगा और एंड x बिलोंग्स टू c माइनस बी ऑल्सो, मतलब x माइनस जो x है वो a माइनस बी में भी है और x c माइनस बी में भी है। अब x a माइनस बी में है, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, अब ये सेट अगर मेरे पास ये a है ये b है, तो मैंने बोला कि x a माइनस बी में है, तो मुझे पता है ये अगर a है ये b है, तो a माइनस बी कौन सा हुआ, ये वाला सेट। a में से मैंने b को हटा दिया पूरे को, तो मेरे पास जो बचा यही तो बचा, a माइनस बी। तो अब ये सेट इसके मतलब ये एलिमेंट जो है ना वो यहाँ पर है, तो यहां होने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो ए के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है, राइट, क्योंकि बी के अंदर तो नहीं है ना। इसी तरीके से अगर x हमारे पास है c माइनस बी में, तो हम बोल सकते हैं कि जो x है वो c के अंदर तो है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी सेट, राइट। सो इस तरीके से a के अंदर होगा और c के अंदर होगा। तो क्या मैं इसी को वापस लिख सकती हूँ क्या, this can be written as x belongs to a and x belongs to c। x a में भी है और x c में भी है, लेकिन यहाँ दोनों से पता चल रहा है कि जो x है वो b के अंदर नहीं है, ठीक है। अब मुझे डेफिनेशन से पता है कि अगर कोई एलिमेंट a के अंदर भी है और c के अंदर भी है, मतलब अगर ये a है और ये c है, अगर a में भी है और c में भी है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो x है वो a इंटरसेक्शन c वाले पार्ट में है, बट साथ में ये हमें ध्यान रखना है कि जो x है वो b के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने लेके चला नहीं है। अब देखो, जब मैंने x लिखा था a माइनस बी में है, तो मैंने क्या लिखा था कि a के अंदर है b के अंदर नहीं है। अब मुझे उल्टा करना है, अब मेरे पास ये चीज दे रखी है, मुझे इसको ऐसे लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि x जो है बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c से बट b के अंदर नहीं है, तो मैं हटा दूंगी b में से, तो मैंने माइनस b कर दिया, क्योंकि जब मैं a माइनस बी का डेफिनेशन खोल दी तो मुझे वापस यही तो मिलता है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एलिमेंट मैंने यहां से उठाया था और मुझे मिल गया कि ये यहां पर भी है। तो इससे मैं बोल सकती हूँ ना कि जो a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी सेट है वो कंटेन्ड होगा किसमें, a इंटरसेक्शन c माइनस बी, ठीक है। ये तो मेरे पास हो गई फर्स्ट कंडीशन, मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब मुझे सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, अब मेरे को वाइस वर्सा प्रूव करना है। अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन c माइनस बी जो ये वाला सेट है वो कंटेन्ड होगा किसमें, a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी। अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहां से एलिमेंट उठाया था, इसमें दिखा दिया था बाद में, वही काम मुझे यहां करना है। अब मैं क्या करूंगी, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c माइनस बी। मुझे कुछ भी नहीं करना, बस जो जो डेफिनेशन है ना इसको सोच समझ के बस वो लगाना है। तो अब मैंने बोला कि इंटरसेक्शन में है लेकिन बी में नहीं है, तो बस एक काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर
x एलिमेंट हम ले चुके हैं ना पिछले वाले में, तो यहाँ पर x की जगह z ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, वापस z बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन में तो है, लेकिन हमको पता है ना कि जो z है वो b के अंदर नहीं है, क्योंकि माइनस b है, मतलब b के अंदर है ही नहीं एलिमेंट, ठीक। अब मेरे पास वापस आ गया, अब ये इंटरसेक्शन में है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो z है वो a के अंदर भी है एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू c, राइट, एंड z डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक। अब मुझे अगर इसको वापस से खोलना है तो मैं बोल सकती हूँ ना कि z बिलोंग्स टू a एंड z डज नॉट बिलोंग्स टू b, ऑल्सो आई कैन राइट z बिलोंग्स टू c बट z डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब एक चीज यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व की हो, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, मतलब हम लोग ना बिल्कुल रेसिप्रोकल स्टेप्स चल रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे में किया था ना, अभी हम ना बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, हमने यहाँ से शुरू किया और वापस वही स्टेप पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, z बिलोंग्स टू a में है b में नहीं है, तो मतलब a माइनस बी में रहा होगा। सिमिलरली c में है लेकिन b में नहीं है, तो c माइनस बी में रहा होगा, ठीक है। तो आई कैन से दैट, अभी एंड आ गया बीच में, एंड आ गया मतलब कि दोनों के अंदर है, मतलब a माइनस बी में भी है और c माइनस बी में भी है, तो आई कैन से दैट z बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन z बिलोंग्स टू c माइनस बी ऑल्सो। अब मुझे पता था कि z इसके अंदर है और मैंने दिखा दिया कि z इसके अंदर भी है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि a इंटरसेक्शन c माइनस बी इज कंटेन्ड इन a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी, सो दिस इज माई सेकेंड रिजल्ट। तो अभी क्या मैं बोल सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों रिजल्ट से आई कैन इजिली से दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c माइनस बी, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। तो मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको सोचना है कि अगर देखो पहले क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन को देख के एकदम से पता नहीं चलेगा कि सही है या गलत है, मतलब हो सकता है ना गलत भी हो, तो गलत है तो उस केस में कैसे प्रूव करोगे। तो इस केस में क्या करो कि ना छोटा सा वेन डायग्राम बना लो कि जो सिनेरियो है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो और इसका राइट हैंड साइड पकड़ो, दोनों को पकड़ के अपना एक वेन डायग्राम बना दो रफ में। तो अगर दिख जाता है कि हाँ ये सही है, तो मतलब हम प्रूव कर सकते हैं, तो बस डेफिनेशन लगानी है और मेरे को प्रूव कर देना है। और अगर गलत है तो कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ दो कि भाई जिससे ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए, तो मतलब वो जस्टिफाई होगा कि इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। तो मुझे ये प्रोसीजर अपनाना है। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर भी सेम बोल रहा है कि हमको क्या करना है, वापस से हमें वही करना है। इसने तीन सेट्स दे दिए और हमको शो करना है कि ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल जैसे मैंने पीछे किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही करूंगी मैं। अभी मुझे क्या करना है, पहले एक साइडेड शो करूंगी कि जो A यूनियन B इंटरसेक्शन C है वो कंटेन्ड होगा किसमें, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, राइट। सो अभी मैं क्या करूंगी, एक एलिमेंट उठाऊंगी इधर से, तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट उठा लिया, x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। अच्छा, अभी यूनियन में होने का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C। मतलब ये डेफिनेशन में बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट है A यूनियन B में, तो उसमें उसकी डेफिनेशन में बोलता है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक के अंदर ही होना चाहिए, वो दोनों में हो सकता है, मतलब ठीक है। तो अभी मैंने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C। अभी इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, अभी मेरे पास फिर से आ गया ना यूनियन, सॉरी दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्शन, या सो अभी क्या बोला, x बिलोंग टू B इंटरसेक्शन C, मतलब x B में भी है, एंड मतलब मैं एंड तब यूज करती हूँ जब इंटरसेक्शन आता है। इंटरसेक्शन मतलब कि वो B के अंदर भी होना चाहिए और वो C के अंदर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ एक के अंदर है तो चल जाएगा, वो दोनों के अंदर होना चाहिए, तभी मेरा काम बनेगा इंटरसेक्शन में, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू C हो गया, ठीक। अभी इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, मतलब x बिलोंग्स टू A यूनियन B। यूनियन की डेफिनेशन में यही आता है ना, और आ जाता है, तो जिन दोनों सेट्स के बीच में और आया उन दोनों का यूनियन कर दो।
सिमिलरली x बिलोंग्स टू a यूनियन x बिलोंग्स टू c, तो ये x बिलोंग्स टू a यूनियन c हो गया। ठीक है, तो अभी मेरे पास एंड आ रहा है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है, एंड है, मतलब इन दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, राइट। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो मैंने क्या दिखाया कि जो एलिमेंट मैंने यहां से उठाया था वो मुझे यहां भी मिल गया, राइट। सो x बिलोंग, सो मैं बोल सकती हूँ कि जो a यूनियन b इंटरसेक्शन c है वो कंटेन्ड होगा किसमें, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी मैं क्या करूंगी, अदर साइडेड प्रूफ करूंगी, कि अब मैं क्या करूंगी, ये वाला यहां से एलिमेंट उठाऊंगी और प्रूफ करूंगी कि वो इसके अंदर भी है। ठीक है, अब मुझे क्या शो करना है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, दिस इज कंटेन्ड इन a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, इसमें भी वही होगा, मुझे स्टेप्स को बस रिवर्स लेके जाना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, कोई एलिमेंट y ले लिया जो कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में है। अभी देखो इंटरसेक्शन में है ना, तो मैं बोल सकती हूँ क्या, a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। अभी जैसे यूनियन आ गया तो यूनियन की डेफिनेशन लगा दो, यूनियन बोले तो x बिलोंग्स टू a और सॉरी y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब ये मेरे पास डेफिनेशन लग गई। अब मुझे क्या करना है, y बिलोंग्स टू a और आई कैन राइट दिस एज y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक, अब देखो यहाँ पे वापस आ गया एंड, अभी एंड आ गया तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये b के अंदर भी है और c के अंदर भी है, दोनों के अंदर है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब इस सेट में और इस सेट के बीच में और आ गया, और आ गया मतलब कि ये इनके यूनियन में है, तो a बिलोंग्स टू b यूनियन सॉरी b इंटरसेक्शन c, राइट। तो मैंने क्या किया, y एलिमेंट उठाया जो कि यहाँ से बिलोंग कर रहा था और वो शो कर दिया कि वो इसके अंदर भी है, तो प्रूफ हो गया मेरे पास। तो यहाँ से मैं इजीली बोल सकती हूँ कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज कंटेन्ड इन a यूनियन b इंटरसेक्शन c, and this is my second statement. So from first and second I can easily say that a union b intersection a union c is equals to a union b intersection c। ठीक है, यही प्रूफ करना था मुझे। तो इक्वालिटी में मुझे हमेशा यही करना होता है, मुझे कंटेनमेंट दिखाने की, पहला सेट दूसरे में कंटेन है और दूसरा सेट पहले में कंटेन। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 12 बोल रहा है कि लेट p बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, p सेट में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं सारे। ठीक, और s सेट में क्या है, ऐसे एलिमेंट्स हैं t जो कि क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 2 रेज टू पावर t माइनस 1 इज अ प्राइम। मतलब हम सोच सकते हैं कि जो भी 2 रेज टू पावर t माइनस 1 टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना प्राइम नंबर्स, वो इस सारे वो एलिमेंट सारे इस सेट के अंदर है। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि जो ये एस सेट है ना, जो इस सेट के अंदर प्राइम्स आएंगे वो सारे कंटेन्ड होंगे प्राइम्स के अंदर। मतलब इसको तो हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि मतलब पी के अंदर बोल रहा है कि सारे ओवरऑल जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो उसका सेट है, और एस में कुछ गिने चुने मतलब जो पर्टिकुलरली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ वही आएंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ऑब्वियस सी बात है कि जो ये एस वाला सेट होगा वो छोटा ही होगा पी वाले सेट से, है ना। तो मतलब काइंड ऑफ सबसेट बोल सकते हैं इसका। ठीक, बट हमको इसको प्रूव भी करना है कि मैथमेटिकली कैसे प्रूव होगा। ठीक, तो हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से। ठीक, अब ये क्या बोलता है, अच्छा अगर मुझे दिखाना होता कि एस कंटेन्ड है पी में, तो मैं क्या करती कि कोई, मैंने जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया ना कि मैंने क्या बोला कि अगर एक्स बिलोंग करेगा एस में तो मुझे शो करना होगा कि एक्स बिलोंग करेगा पी में भी। ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है कि इसकी जगह मैं क्या बोल सकती हूँ, और आई कैन से दैट कि अगर x p के अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, x s के अंदर भी नहीं है। मतलब इसको तुम लॉजिकली भी सोचो कि अगर मान लो मैंने बोला कि कोई बड़े वाला सेट है, ठीक,
इसको ऐसे लेके चलते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, ये कोई छोटा सेट है, और एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10। अब मैंने बोला कि कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, मतलब ये वाला सेट इसके अंदर कंटेन्ड है। मैंने बोला कि ये मान लो ए है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। तो कोई एलिमेंट अगर यूनिवर्सल के अंदर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो ए के अंदर भी नहीं होगा। सही बात है ना, क्योंकि कंटेनमेंट है, ए के अंदर कंटेन्ड है भी यू। तो आई कैन से दैट अगर एलिमेंट सपोज 12 अगर यू के अंदर नहीं है तो वो ए के अंदर भी नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे करना है, मतलब ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव थिंग होती है कि अगर मुझे किसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रा पॉजिटिवली लिखना है तो ठीक। तो अब मुझे अगर शो करना है कि x अगर p के अंदर नहीं है तो x s के अंदर भी नहीं है। अब मैंने मान के चल लिया कि जो x है वो p के अंदर नहीं है। अच्छा, अब मैंने बोला कि x p के अंदर नहीं है। p के अंदर ना होने का मतलब क्या हुआ, मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। दिस इंप्लाइज x इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब अगर नंबर प्राइम नहीं है तो क्या हो सकता है, भाई दो ही तरह के नंबर होते हैं ना, या तो प्राइम हो जाएगा या कंपोजिट हो जाएगा। अब प्राइम नहीं है तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि x इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। सो x इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा ठीक, अब मैंने बोला कि x मेरे पास कंपोजिट नंबर हो गया। अब मेरे को शो क्या करना है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू x, ये मेरे को शो करना है। अच्छा, मुझे शो करना है कि बिलोंग नहीं करेगा, बट मैं क्या लेके चल रही हूँ, मैं उल्टा लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं, कि मतलब मुझे जो शो करना है ना, मैं उसका उल्टा लेके चल लूँ और फिर मुझे कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए और फिर मैं वापस बोल दूँ कि जो मैंने माना था ना वो तो गलत निकला, जो मतलब एक्चुअली में जो माना था वो गलत है, तो मतलब जो मैंने माना वही गलत है, तो मतलब दूसरे वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो अब मैंने मान लिया कि जो एक्स है वो एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर x s के अंदर है तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या 2 raised to power x-1 m के इक्वल होगा, बिकॉज s के अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं 2 raised to power x-1 टाइप के। भाई t की जगह x से रिप्लेस कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है इतना, ठीक है ना। 2 raised to power x-1 इज इक्वल्स टू m। तो अब मैं बोल सकती हूँ क्या 2 raised to power x क्या होगा m+1 के इक्वल होगा। तो मतलब मैंने बोला ऊपर कि x मेरा कंपोजिट नंबर है, तो मुझे देखना है कि क्या हर कंपोजिट नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी क्या, ऐसा जरूरी है। अच्छा, अगर मैंने सपोज x की वैल्यू 3 ले ली, 3 लेने पे क्या होगा 2 raised to power 3 दैट इज 8। अच्छा, लेकिन अब मैंने m+1 लिखा अगर, तो मैं ये 7+1 से मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ, मुझे मिल गया 8। तो मतलब यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट एक चीज और है यहाँ पर कि जो x है मेरा वो कंपोजिट होना चाहिए, तो मतलब मैं x इज इक्वल्स टू 3 नहीं ले सकती। ठीक है, अब मैं x इज इक्वल्स टू 4 लेके देख लेती हूँ। तो अगर x की वैल्यू 4 ली तो 2 raised to power 4 क्या होगा 16 होगा। तो क्या मुझे कोई ऐसा प्राइम नंबर m मिल पाएगा कि मैं उसमें एक ऐड करूँ तो मुझे 16 मिल जाए। भाई अब एक कम तो 15 ही होता है, तो 15 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो मतलब हमें तो कोई ऐसा नंबर मिले, मतलब कुछ ऐसा नंबर मिल गया ना कि हर कंपोजिट के लिए ट्रू नहीं हो रहा, तो मतलब हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। सो दस वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन, अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई, तो मतलब हमने जो माना था कि एक्स एस के अंदर बिलोंग है वो गलत निकला। तो आई कैन से दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो यही तो हमको शो करना था। अच्छा, अब ये मैं आराम से बोल सकती हूँ ना कि अगर एस एक्स एस के अंदर नहीं है, तो अगर मैंने ये वाली चीजें शो कर दी तो ये वाली चीज तो ऑटोमेटिक शो हो जाएंगी ना, कि अगर एक्स एस के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स पी के अंदर भी होगा। मतलब मेरे को एक ही बात है, अगर मैं ये शो कर दूं या फिर ये शो कर दूं, अगर मेरे को ये वाला मिल गया ना तो ऑटोमेटिकली पिछले वाला ट्रू हो जाएगा। तो दैट इज इनफ कि मैं बोल दूं कि एस मेरे पास कंटेन्ड है पी में। तो इससे मैं बोल सकती हूँ ना कि एस है कंटेन्ड पी के अंदर। ठीक, ये हमारा हो गया प्रूफ। अच्छा, अभी इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, हाँ, in mathematics, physics, chemistry, each of the students has passed in at least one of the subject। ठीक है, किसी एक में तो पास हुआ ही हुआ है। देन क्या कह रहा है 37 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 24 इन फिजिक्स एंड 43 इन केमिस्ट्री। अच्छा, पहले तो ये देखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। ठीक, तो मतलब जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मिला के वो कितने हैं 50, मतलब 50 इज द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, राइट। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के वो कितने हैं 37।
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स दैट इज 24, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री इज 43। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला इसने, एटमोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट मतलब इतने मैक्सिमम है, मतलब इतने या इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते मतलब मैक्सिमम इतना है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू समथिंग, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एन एम इंटरसेक्शन पी, इंटरसेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोला है, तो दोनों में बोला है तो मतलब मुझे इंटरसेक्शन लगाना ही पड़ेगा। तो एन एम इंटरसेक्शन पी क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 19। सिमिलरली आई कैन से दैट एम इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल्स टू 29। इसी तरीके से पी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 20। ये वाला इंफॉर्मेशन तो सब हमको गिवन है। तो हमको क्या बोल रहा है वो, what is the largest possible number that could have all the three examination passed। तो मतलब कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो तीनों एग्जाम्स में पास हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ भी ना इक्वालिटी की बात नहीं करी है, इसने बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि तीनों में पास हो रहे हैं, तीनों में मतलब इंटरसेक्शन, और मैक्सिमम बताना है, मतलब ये कुछ लेस देन इक्वल्स टू समथिंग टाइप का होगा, ऐसा कुछ हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या लेके चलेंगे, हमें पता है फॉर्मूला कि अगर हमारे पास तीन सेट्स होते हैं तो तीन सेट्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, एन ऑफ एम एम यूनियन पी यूनियन सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एलिमेंट्स वी कैन से इन पी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, then minus n m intersection p minus n m intersection c, then again minus n p intersection c plus number of students in all these subjects m intersection p intersection c। अच्छा, हमको एक चीज और दी हुई है कि जो यूनियन है ना वो मैक्सिमम 50 है, तो मतलब 50 या 50 से कम, तो क्या मैं, क्योंकि ये पूरा टर्म जो है वो यूनियन के इक्वल ही तो है, और यूनियन हमको दे रखा है मैक्सिमम 50, तो मतलब 50 से आगे तो बढ़ ही नहीं सकता ना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, एक एक करके ना जितनी भी वैल्यूज दी हुई है ना हमको, ये वाली इन सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो मेरे पास पहला क्या दिया हुआ है 37, देन ये क्या दिया हुआ है 24, देन 43 माइनस 19 माइनस 29, देन माइनस 20 प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल्स टू 50। अब मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए ना बस मुझे, तो बाकी सबकी तो वैल्यू है मेरे पास, तो मैं इन सबको कैलकुलेट करके उधर ले जाऊं क्या। तो ये मेरे पास कितना हुआ 37 प्लस ये हो गया 67 minus this is 19 and this will be 49 plus n m intersection p intersection c is less than equals to 50. So I can rewrite this as 7 7 14 and this will be 10 minus 9 and 9 18 and this will be 6 plus n m intersection p intersection c less than equals to 50. So this will be n m intersection p, this is p intersection c is less than equals to 50 minus 36, because a 104 minus 68 will be 36, right? So I can say that n m intersection p intersection c is less than equals to 50 minus 36 will be 14. तो मतलब जो तीनों एग्जाम्स में पास हुए हैं वो मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं या 14 से कम भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम इतना है। तो हमको वही पूछा था कि लार्जेस्ट पॉसिबल कितना है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब कितना मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल दी थ्री एग्जामिनेशन इज 40। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा खत्म हो चुका है, लॉन्ग आंसर टाइप जितने भी थे एग्जाम्पल्स वो सब कवर कर लिए हम लोगों ने। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करें।